तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अब तक हमने 2 पार्टों में वीडियो जारी कर दिया। ये आरपीएफ रूल 70-72 के अंतर्गत होने वाले एग्ज़ाम का ये पार्ट 3 होगा। ये भी मिक्स क्वेश्चंस होंगे। ये सारे पार्ट्स रेगुलरली चलते जाएंगे। ये पार्ट 3 है। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, यदि कोई रेलवे एक्ट की धारा 55 का उल्लंघन करता है तो उसे रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडित किया जाता है। यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 55 का उल्लंघन, आपके यहाँ एक प्रश्न और तैयार हो जाता है कि 55 का उल्लंघन करने पर कौन सी धारा के तहत, रेलवे एक्ट की ऐसी कौन सी धारा है जिसके तहत कोई भी यात्री दंडित किया जाता है। तो ये हो जाएगा 55 का उल्लंघन में 137, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो पनिशमेंट 137 में दिया जाता है, चूँकि 137 में सिर्फ दंड के बारे में बताया गया है, तो 137 में जो दंड से दंडित किया जाता है किसी को जो बिना टिकट के यात्रा करता है, तो किस धारा, रेलवे एक्ट की किस धारा का उल्लंघन करता है, तो 55 का उल्लंघन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 137, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 137। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई रेलवे एक्ट की धारा 54 का उल्लंघन, उसमें क्या था 55 का उल्लंघन, तो 137 के तहत पनिशमेंट होगा। यदि 54 का उल्लंघन करता है तो उसे रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा, तो ये 138, यानी कि 138 के अंतर्गत जो दंड दिया जाता है उसमें किस धारा का उल्लंघन होता है, तो रेलवे एक्ट की धारा 54 का उल्लंघन। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे ट्रिक कर देंगे। दोस्तों अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3 है, यदि कोई बल अधिकारी किसी व्यक्ति को दुर्भावनापूर्वक गिरफ्तार करता है तो वह आईपीसी की किस धारा का दोषी होगा। दुर्भावनापूर्वक गिरफ्तार करने पे कौन सी धारा का दोषी होगा, तो दोषी होगा 220, यानी कि आईपीसी की धारा 220। दुर्भावनापूर्वक किसी को भी गिरफ्तार करता है तो 220, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, आरपीएफ के बल अधिकारी को निम्न में से किन धाराओं में गिरफ्तारी का आधार है। कुछ धाराएं दी गई हैं एक्ट से संबंधित, ये रेलवे एक्ट से ही तीनों ऑप्शन है। रेलवे एक्ट का 180 सब सेक्शन 1 है, और रेलवे एक्ट 179 सब सेक्शन 1, रेलवे एक्ट 179 सब सेक्शन 2। तो 180(1), 179(1) और 179(2) तीनों में बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार जो है आरपीएफ को है। भले ही जो है जांच का अधिकार नहीं है, किस में जांच का अधिकार नहीं है, तो 179 में 2 में तो जांच का अधिकार है, लेकिन 179(1) में जो है 150, 151 और 152 के अंतर्गत जो अपराध होते हैं उसमें जीआरपी तो गिरफ्तार करती है, अदरवाइज़ आरपीएफ के बल अधिकारी भी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं, बशर्ते उसमें फिर इसी तरह से 180(1) में बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार बल के अधिकारियों को मिला हुआ है। अदर देन जैसे 179(2) को छोड़ के 180(1) में आप डिटेल में जब पढ़ेंगे रेलवे एक्ट की धारा 180 का सब सेक्शन 1, तो उसमें सब मेंशन किया गया है कि किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑल एबव, यानी कि सभी में बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार आरपीएफ के बल अधिकारी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, तलाशी कैसे की जाएगी। आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में बताया गया कि तलाशी कैसे की जाएगी। ये आरपीयूपी एक्ट से पूछ रहा है, तो तलाशी किस प्रकार की जाएगी, तो ये धारा 11 में बताया गया, यानी सेक्शन 11 में। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6 होगा, प्रभाव के आधार पर विस्फोटक कितने प्रकार के होते हैं। विस्फोटकों के कुछ प्रकार बताए गए हैं। खासतौर से हम लोग विस्फोटक जाते हैं, हाई एक्सप्लोसिव होता है, लो एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन यहाँ प्रभाव के आधार पर विस्फोटक के प्रकार पूछ रहा है। प्रकृति के आधार पर यदि पूछता है तो 2 प्रकार के होते हैं सिर्फ, हाई एक्सप्लोसिव अर्थात उच्च विस्फोटक, लो एक्सप्लोसिव अर्थात निम्न विस्फोटक। लेकिन यहाँ पे प्रभाव के आधार पर पूछ रहा है तो यहाँ पे 3 टाइप के हो जाएंगे, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 टाइप का। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7वां है, डैमरेज क्या है, व्हाट इज़ द डैमरेज। विलंब शुल्क है, लेट फीस है, या स्थान शुल्क प्लस फी। तो तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नॉन। डैमरेज क्या है, डैमरेज होता है विलंब शुल्क। विलंब शुल्क कब लगाया जाता है, कभी भी रेलवे परिसर में जब भी कभी कोई
मालगाड़ी में कोई माल लोड किए जाने के लिए जो निश्चित समय यानी कि 5 आवर्स का जो समय दिया जाता है व्यापारी को उसके माल को लोड करने के लिए, यदि उस समय पर वो लोड नहीं कर पाता है तो उस समय उसके ऊपर विलंब शुल्क लगाया जाता है यानी कि डैमरेज लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि विलंब शुल्क। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। वारफेज क्या होता है? स्थान शुल्क होता है। यहाँ पे इंग्लिश तो थोड़ा कन्वर्ट करने में गलत हो गया, लेट फी नहीं होता है, यहाँ पे प्लेस फी भी नहीं होता है, यहाँ डैमरेज और वारफेज होता है। चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न क्या होगा? भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत जुर्माने का आकलन किया जाता है कि किसी को भी किस प्रकार का जुर्माना दिया जाएगा, कितना जुर्माना दिया उसका आकलन किया जाता है आईपीसी की किस धारा के तहत? तो धारा 63 के अनुसार 63। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 63 आईपीसी की धारा होगा ये। अगला प्रश्न है बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति आयुध अधिनियम अर्थात आर्म्स एक्ट की किस धारा में दिया गया है? तो ये धारा 20 में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्म्स एक्ट से अर्थात माइनर एक्ट से यदि कोई प्रश्न पूछता है तो ये प्रश्न निश्चित रूप से आ सकता है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान रखें। तो धारा 20 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति दिया गया है, किसमें? आर्म्स एक्ट में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10वां। जांच के क्रम में यदि कोई अपेक्षित दस्तावेज पेश नहीं करता है उसके ऊपर आईपीसी की किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है? जैसे आरपीयूपी एक्ट के अपराध के अंतर्गत कोई जांच अधिकारी के द्वारा की जा रही है तो वह किसी को समन करता है कोई दस्तावेज पेश करने के लिए कि आप आइए और हमारे पोस्ट पे आके आप इस दस्तावेज को पेश करिए। वो पेश की अपेक्षा करता है उससे और वो जो है बाध्य है कि वो दस्तावेज को पेश करे और पेश नहीं करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी? तो धारा 175 के अंतर्गत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 175। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न 11वां है। सामान एक शब्द है जो कि रेलवे एक्ट में परिभाषित किया गया है, तो किस धारा में परिभाषित किया गया? तो ठीक जो है 2 का सबसेक्शन 22 है, उसके बाद सामान को परिभाषित किया गया, यानी कि समतल क्रॉसिंग के बाद सामान को परिभाषित किया गया। 100 से समतल 100 से सामान, यानी कि 22 में जो एक समान है 222 222 आ जाता है सब सेक्शन को लेके, तो वहाँ पे हम लेवल बोल देंगे, लेवल अर्थात कि समतल क्रॉसिंग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 का 23 सब सेक्शन 23 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। यदि रेल कर्मचारी द्वारा व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया जाता है तो रेलवे एक्ट की धारा 175 के अंतर्गत कितनी सजा दी जाएगी? यदि रेल कर्मचारी द्वारा व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया जाता है तो रेलवे एक्ट की किस धारा की धारा 175 के अंतर्गत कितनी सजा? देखिए यहाँ पे आपका एक प्रश्न और तैयार हो जाता है कि कहाँ पे मेंशन किया गया है कि रेलवे कर्मचारी द्वारा, यहाँ पे रेल कर्मचारी द्वारा यदि व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न किया जाता है तो वहाँ पे धारा कौन सी लगती है? 175 लगती है। उसके अंतर्गत पनिशमेंट क्या है? तो उसके अंतर आपका पनिशमेंट को मेंशन किया गया है। तो 175 में क्या पनिशमेंट है? नीचे 4 ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं, चारों ऑप्शन को हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। ज़्यादा समय का नुकसान न करते हुए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सीधे आंसर पे चलते हैं। तो 175 के अंदर सज़ा क्या है? 2 वर्ष का कारावास होगा अथवा 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2 वर्ष का कारावास यानी कि 2 years इम्प्रिजमेंट और रेट 1000 फाइन और बर्थ, यानी कि 1000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है या तो 2 साल का कारावास हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है। दहेज लेने या दहेज देने के लिए दंड दहेज प्रतिषेध नियम 1961 की किस धारा में दिया गया है? तो ये कौन सी धारा में दिया गया है? तो बताएं 2, 3, 4, 5। तो ये धारा 3 में दिया गया है। आप दहेज लेते भी हैं या दहेज देते भी हैं तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा धारा 2 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये 3 नंबर। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 होगा। कोई भी
पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अनुसार अन्वेषण के दौरान किसी भी महिला को थाने पर नहीं बुला सकेगा? अर्थात जब भी पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण किया जाता है तो उस महिला को थाने पर नहीं बुला सकेगा। तो किस धारा में यह मेंशन किया गया, किस सेक्शन मेंशन किया? तो 160.1 में ये मेंशन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा 160 सब सेक्शन 1, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, न्यायालय अवमान के लिए दंड न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की किस धारा में है? दंड के बारे में पूछ रहा है कि न्यायालय अवमान के लिए यदि कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है किस अधिनियम में? तो न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में। तो किस धारा में? तो सेक्शन 12 में, यानी कि धारा 12 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि धारा 12 में दंड का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, यदि कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गाने में रुकावट डालता है तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? राष्ट्रीय गीत के गाने में यदि कोई रुकावट डाले तो उसके ऊपर कौन सी सेक्शन लगेगी इस अधिनियम के अंतर्गत? तो सेक्शन 3 लगेगा उसके ऊपर। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में सिर्फ 3 धाराएं हैं, 3A तक धारा है। तो इसमें कौन सी सेक्शन 3 के अंतर्गत वो दोषी होगा तो उसे सजा भी 3 के अंतर्गत दी जाएगी। कितनी सजा है? 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आयुध अधिनियम 1959 की लागू तिथि क्या है? तो इसकी लागू तिथि क्या है? चारों ऑप्शन नीचे फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन आप जरा गेस कीजिएगा। इसका हम आंसर बता देते हैं। 1 अक्टूबर 1962 इसकी लागू तिथि है। किसकी लागू तिथि? आयुध अधिनियम 1959 की लागू तिथि 1 अक्टूबर 1962 है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं। किसी भी एक्ट के लागू तिथि के बारे में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी के आवागमन आदि में कोई बाधा डालता है तो उसे रेलवे एक्ट के किस धारा के तहत दंडित किया जाता है? तो उसे रेलवे एक्ट के किस धारा के तहत दंडित किया? तो 174 के तहत दंडित किया जाता है, कोई भी हो। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 174। आवागमन आदि में बाधा डालना अर्थात हड़ताल भी होता है, हड़ताल के दौरान भी कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके ऊपर क्या होगा? 174 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, यदि कोई विधि विरुद्ध रूप से रेल में खतरनाक माल लाता है तो वह रेलवे एक्ट के किस धारा का उल्लंघन करता है? तो वह उल्लंघन किसका करेगा? धारा 67 का। देखिए, धारा 67 का उल्लंघन करके रेलवे के परिसर में या रेल पर कोई खतरनाक माल आप लाते हैं तो अनलीगली रूप से बुकिंग करके नहीं, अनलीगली रूप से खतरनाक माल को, जैसे कोई विस्फोटक पदार्थ हो गया, गैस सिलेंडर हो गया, तो उसे लाते हैं। तो इसके लिए एक सेक्शन बनाया गया है रेलवे एक्ट में। किस सेक्शन के अंतर्गत दोषी होंगे? तो 164, जो विस्फोटक पदार्थ लाएंगे या कोई ज्वलनशील सामग्री जैसे गैस सिलेंडर वगैरह लेके कोई यात्रा करता है अनलीगल रूप से, तो उसके ऊपर वो सबसे पहले तो 67 का उल्लंघन करेगा। 67 का जब उल्लंघन करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा 164 में। इसी तरह से जो जैसे मछली, बदबूदार कोई चीज़ हो गया, जैसे मछली हो गई, कोई सड़ा हुआ चीज़ हो गया जिससे बदबू आती है, ऐसे सब चीज़ों का कोई रेल पे लेके यात्रा कर रहा है अनलीगल रूप से, तो भी वहाँ 67 का ही उल्लंघन होता है। लेकिन वो दोषी किसका होता है? किस धारा का किस धारा में दंडित किया जाता है उसे? तो 165 में दंडित किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 67। उल्लंघन पूछ रहा है यहाँ पे, तो 67 तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड आईपीसी की किस धारा में है? तो आपराधिक न्यास भंग के बारे में बताया किस धारा में है? तो बताया गया है 405 में। इसका पनिशमेंट किस में? तो इसका पनिशमेंट है 406 में। 405 में परिभाषा बताई गई है। पनिशमेंट किस में, दंड के बारे में किस में बताया गया? 406 में बताया गया। यानी से चोरी की संपत्ति लेने का दंड आईपीसी की किस धारा में है? तो बेईमानी से यदि कोई चोरी की संपत्ति को लेता है, जानता है कि ये चोरी की संपत्ति है, जानते हुए यदि कोई बेईमानी से किसी की चोरी की संपत्ति ले लेता है तो उसका दंड जो है आईपीसी किस धारा में? तो वो आईपीसी की धारा 411 में है, क्योंकि 410 में बेईमानी की चोरी की संपत्ति को परिभाषित किया गया, उसका पनिशमेंट जो है 411 में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 411, यानी कि 411। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22वां, रहने के मकान में यदि कोई चोरी करता है तो उसे आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाता है? रहने के मकान में यदि कोई चोरी करता है तो उसे दंडित किया जाएगा 380 के तहत। 380 में ही दंडित किया जाएगा, उसी में सजा भी है। 380 को राइट कर देंगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस धारा में दिया गया? तो ये दिया गया 43 में, 43 में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन 43। गिरफ्तार प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार भी होगा 43 में और उसकी प्रक्रिया भी 43 में ही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, निरीक्षक के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए स्वीकारकर्ता प्राधिकारी कौन है? तो ये PCSC महोदय होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन PCSC महोदय। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, स्टैंडिंग ऑर्डर अर्थात अस्थायी आदेश 103 के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल अधिकारियों के लिए 9mm पिस्टल के लिए सेवा गोला बारूद का पैमाना क्या है? अर्थात कि 9mm पिस्टल के साथ कितने एमुनेशन जाएंगे, मतलब कितने राउंड आपको पिस्टल के साथ लेना है, यह मेंशन किया गया है किसमें, किस अस्थायी आदेश संख्या में? तो 103 में। ये भी प्रश्न बन सकता है। तो कितने राउंड होंगे? तो 30 राउंड ये बताया गया है स्टैंडिंग ऑर्डर 103 में। तो इस प्रश्न का राइट होगा 30 राउंड। अगला प्रश्न है, कोई भी रेल कर्मचारी राजनीति और चुनाव में भाग नहीं लेगा, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम में बताया गया? तो ये बताया गया है नियम 5 में, नियम 5 में। हम क्विज़ में ये जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं इसमें हम लगभग कोशिश कर रहे हैं कि माइनर एक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादातर संभावना है, जो हमसे रिलेट करते हैं, वैसे प्रश्नों का हम समावेश कर सकें। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां प्रश्न, यदि कोई बल सदस्य सरकार की आलोचना करता है तो वह रेल सेवा आचरण के किस नियम का उल्लंघन करता है? तो किस नियम का उल्लंघन करेगा? तो वो नियम 9 का उल्लंघन करेगा। जैसे हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के सेवक हैं, तो हम सरकार का आलोचना नहीं कर सकते। यदि आलोचना करते हैं तो हम रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 का उल्लंघन करते हैं। इस प्रश्न का राइट हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है, कोई भी रेल सेवक उस जुलूस या हड़ताल में भाग नहीं लेगा जिसका उद्देश्य अवैधानिक है, रेल सेवा आचरण के किस नियम में बताया गया है? तो ये बताया गया है रेल सेवा आचरण नियम के नियम 7 में। नियम 7 में बताया गया कि ऐसे जुलूस में आप भाग नहीं लेंगे जिसका उद्देश्य ही अवैधानिक है। जैसे कोई हड़ताल के जिससे कि क्षति होती है, जिससे कार्य का बाधा उत्पन्न होता है, जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट है, यदि आप हड़ताल करते हैं तो वहाँ का प्रोडक्शन रुक जाता है, रेल घाटे में जाती है। तो ऐसे सब मतलब हड़तालों में या जुलूसों में आपको भाग नहीं लेगा, क्योंकि रेल सेवक हैं आपको भाग नहीं लेना है। नहीं तो यदि भाग लेते हैं तो किस नियम का उल्लंघन करेंगे? तो नियम 7 का उल्लंघन माना जाएगा और आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। अगला प्रश्न प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति गाली गलौज करता है तो वह रेलवे एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा? तो गाली गलौज करता है, न्यूसेंस करता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है, ये आपका सीधे चला जाएगा 145 में। तो 45 में ए में कि बी में किसी में? तो 145 के बी में चला जाएगा। गाली गलौज करता है तो 145 का बी सेक्शन के तहत उसे दंडित किया जाएगा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक सुरक्षा उपकरण का क्या योगदान है? आधुनिक सुरक्षा उपकरण का योगदान है, क्या योगदान है देखते हैं। यात्री सुरक्षा में राइट हो जाएगा, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में ये भी सही होगा, VIP की सुरक्षा में ये भी ऑल एबव, यानी कि सब में योगदान है। आधुनिक सुरक्षा उपकरण जितने भी हो गए सब में इनका योगदान हो जाएगा। अगला प्रश्न पहले इसे राइट कर देते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आधुनिक सुरक्षा उपकरण का योगदान है, ये सारे रीड कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न होगा। 31वें प्रश्न पे जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और आपको इस वीडियो का जितने भी वीडियो हम बना के डाल रहे हैं आपको नोटिफिकेशन यदि नहीं मिल रहा होगा तो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। घंटी का निशान दबाने के बाद आप जो है प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो हमारे बने हुए हैं, जितने भी RPF रूल 70-72 से रिलेटेड वीडियो हैं वो सारे हमने वीडियो इस पर बना के डाल दिए हैं, अपने चैनल पे ही डाले हैं। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें, प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं। चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके सीधे आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। 31वां प्रश्न है, एक व्यक्ति बिना लाइसेंस के ट्रेन में चाय बेचते हुए पकड़ा जाता है। यहाँ देखिए जिक्र कर रहा है बिना लाइसेंस के, तो बिना लाइसेंस के चाय बेचते हुए पकड़ा गया तो वह रेलवे की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो वह दंडित किया जाएगा 144 ए के की बी के। तो वेंडर के लिए 144 ए लग जाएगा, 144 ए के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी कब लगेगा? बी लगेगा 144 बी लगता है तो बेगिंग के लिए, मतलब कि यदि कोई भिखारी वगैरह होते हैं
उनके ऊपर 144 बी लगाया जा सकता है। देखिए 32वां प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है, यदि कोई वेंडर जो है लाइसेंसधारी है लेकिन रेलवे प्लेटफार्म पे ऊंची आवाज़ में चाय बेचता है, जैसे आप लोग सफ़र किए होंगे, देखते होंगे अनर्गल चिल्लाते हैं लोग, चिल्ला चिल्ला के इतनी आवाज़ करते हैं कि इतने ज़्यादा शोरगुल होते हैं, तो उसके ऊपर रेलवे एक्ट की कोई धारा तो लगेगी। तो कौन सी धारा लगेगी? तो 145 की बी ही लगेगी, उसके ऊपर भी 145 बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 145 बी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर 145 बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 33 है, यह रजिस्टर से रिलेटेड है। C3C रजिस्टर किससे संबंधित है? तो अरेस्ट अंडर रेलवे एक्ट की गिरफ्तारी से संबंधित है, कि RPUP एक्ट के, कि RPF एक्ट और रेलवे एक्ट के, नॉन ऑफ दिस, या इसमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा अरेस्ट अंडर रेलवे एक्ट, इसका राइट आंसर होगा। अब पहला ऑप्शन सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 34वां प्रश्न होगा। एक व्यक्ति जानबूझकर मोहन को मकान अवैध रेलवे संपत्ति रखने के लिए देता है, वह व्यक्ति RPUP एक्ट के किस धारा का दोषी है? तो किस धारा का दोषी होगा? तो वो धारा 4 का दोषी होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4, यानी कि सेक्शन 4 का दोषी होगा। सेक्शन 4 के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 35 है। ISS फुल फॉर्म में पूछा गया, फुल फॉर्म से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम इज राइट आंसर, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 36वां प्रश्न है, अपराधी के व्यक्तिगत डोजियर के बारे में किस अस्थायी आदेश संख्या में बताया गया है? अपराधी के व्यक्तिगत डोजियर के बारे में, तो अस्थायी आदेश संख्या 30 में बताया गया है अपराधी के व्यक्तिगत डोजियर के बारे में, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पे या हमारे वीडियो पे जो भी पार्ट वाइज जो भी प्रश्न डाले जा रहे हैं वो हमसे ही रिलेटेड होंगे। जो भी 70-72 के अंतर्गत एग्जाम होने वाले हैं उसी से रिलेटेड होंगे। फालतू के क्वेश्चन इस वीडियो पे या इस पार्ट पे नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, एक्ट बहुत सारे हैं, अधिनियम सारे हैं, सारे मतलब कि हमें निर्देशित किया गया है कि टोटल माइनर एक्ट को कवर किया जाएगा, लेकिन टोटल माइनर एक्ट को पढ़ना मुश्किल है। इसलिए जितने लोक सेवक से रिलेटेड हैं जिस एक्ट में, उन सभी एक्टों में जो लोक सेवक से रिलेटेड है उनको हमने कवर करने की कोशिश की है, और कवर करके हम इसे 50 प्रश्नों में एक वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्नों को बना रहे हैं, 50 प्रश्नों को पार्ट वाइज के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है। एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक में लगे फिश प्लेट को ढीला करता है, तो वह रेलवे एक्ट की किस धारा का अपराधी होगा? तो फिश प्लेट को ढीला करता है तो रेलवे एक्ट की धारा 150 का दोषी होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 150 का दोषी होगा किसी पॉइंट को ढीला करेगा तो। अगला प्रश्न है, गाड़ी को इरादतन ध्वस्त करना रेलवे एक्ट की किस धारा का अपराध है? तो ये भी 150 का अपराध है, 150 का। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न होगा। मोहन के पास टिकट होने के बावजूद भी उसे दिखाने से मना किया, मोहन रेलवे एक्ट की किस धारा का उल्लंघन किया? तो आपको प्रदर्शन करना है। यदि आपके पास टिकट है, टीटी के मांगने पर आप टिकट उसे नहीं दिखाते हैं, आप कहते हैं टिकट है मेरे पास लेकिन आप दिखाएंगे नहीं, दिखाते नहीं, तो प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो आप 54 का उल्लंघन करेंगे। तो रेलवे एक्ट की धारा 154 का उल्लंघन करने के बाद आप किसके तहत दंडित किए जाएंगे? तो धारा 138 के तहत दंडित भी किए जाएंगे। यहाँ पे उल्लंघन पूछ रहा है सिर्फ, तो 54 का उल्लंघन माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रजिस्टर किटबुक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किटबुक के रूप में कौन सा रजिस्टर प्रयोग किया जाता है? तो किटबुक के रूप में S3 यूज़ किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी अनपेक्षित घटना के कारण नुकसान के भुगतान का वर्णन रेलवे एक्ट की किस धारा में? तो नुकसान का वर्णन जो है रेलवे एक्ट की धारा 124A में दिया है, 124A। ये भी थोड़ा रिलेटेड है हम लोगों से। 42वां प्रश्न है, माल की खुली सुपुर्दगी रेलवे एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? खुली सुपुर्दगी, ओपन डिलीवरी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसकी जो है मेंशन है, जो कि कैसे मतलब कि उसे खुली सुपुर्दगी को हम निर्वाह करेंगे उसके बारे में उल्लेखित है रेलवे एक्ट की धारा 81 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न होगा 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रजिस्टर अर्दली रूम के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रश्न मतलब कि रजिस्टर से भी एक आध प्रश्न जरूर आ सकते हैं, इसलिए रजिस्टर में भी जो इम्पॉर्टेंट रजिस्टर हैं उसे भी हमें रीड करना है। तो कौन सा रजिस्टर अर्दली रूम के लिए प्रयोग किया जाता है, तो E16, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा E16। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44वां, विशेष घटना या विशेष सूचना रिपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट कितने दिनों के अंतराल पर भेजी जाएगी। तो ये 15 दिनों के अंतराल पर भेजी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 45 होगा, रेल अधिनियम की किस धारा में जांच के दौरान तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती के अधिकार के बारे में दिया गया है। तो किस धारा में दिया गया है, तो 180E, लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये रिपीट हो गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बल सदस्य को सद्भावपूर्वक कार्य के लिए संरक्षण रेलवे एक्ट की किस धारा। देखिए रेलवे एक्ट में भी सद्भावपूर्वक कार्य के लिए संरक्षण दिया गया है, जिस प्रकार से RPF एक्ट में 20 में धारा 20 में दिया गया, उसी प्रकार से यहाँ भी दिया गया है। तो ये 186 में है, राइट आंसर हो जाएगा 186। ये 47वां प्रश्न है, DV कौन से विभाग का उपकरण है। तो ये इलेक्ट्रिकल का है, लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इलेक्ट्रिकल DV। इसकी चोरियां ज़्यादा होती है, ये हमसे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, अपराध करने पर कम से कम कितनी सज़ा है। तो दोबारा अपराध करने पे कम से कम सज़ा पूछ रहा है, तो ये 2 वर्ष का कारावास और फाइन 2000, यानी कि 2 years इम्प्रिजमेंट एंड फाइन 2000। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन 2 साल का कारावास और फाइन जो कि 2000 रुपये है, और फाइन है अथवा फाइन नहीं है। 49वां प्रश्न है कि फॉरवर्डिंग नोट कितने प्रकार का होता है। तो फॉरवर्डिंग नोट 6 प्रकार का होता है। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न पे जाने से पहले आप सभी मित्रों से हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी ही जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही हमारे हौसला बढ़ेंगे। इसलिए हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा। यदि अच्छा न लगे तो भी लिखें। हम कोशिश यही करते हैं कि प्रश्न अच्छे हों, एग्ज़ाम बेस्ड हों, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना हो वैसे ही प्रश्न हम 50 प्रश्नों में कवर करें, ताकि कोई भी प्रश्न आपका वेस्ट न जाने पाए, वो समय नुकसान न होने पाए, जिस समय का उपयोग करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है, यात्रियों के प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सी वैगन है। तो PCV है, इसमें PCV वैगन दिया है। पैसेंजर कैरिंग वैगन जो होता है वो PCV होता है, तो ये जो है PCV, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए PCV का हमने फुल फॉर्म 2 बताया है, एक तो बताया है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स और एक बताया है पैसेंजर कैरिंग वैगन। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके बताएंगे कि इस PCV जो यहाँ मेंशन किया गया है PCV, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, आप कमेंट्स ज़रूर करेंगे कि इसका राइट क्या होगा, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स होगा या पैसेंजर कैरिंग वैगन होगा इसका फुल फॉर्म। तो दोस्तों इस प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का हमारे वीडियो को देखने के लिए। अब पार्ट 3 यहाँ पे क्लोज होता है, जल्द ही हम आपको नेक्स्ट पार्ट पे 50-50 का जो पार्ट होगा पार्ट 4 पे जल्दी ही हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।